बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई 2021 और टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पहले तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या हैं। ऑल द डिसऑर्डर्स which belong to respiratory tract or respiratory system are known as respiratory disorders। कि इसमें सिर्फ फेफड़ों की बीमारियां नहीं हैं बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके लंग्स तक छोटा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। कुछ पोर्शंस आपने इसके देखे हैं, ट्रेकिया है, नेज़ल कैविटीज़ हैं, उसके बाद ये कि ब्रोंकस हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, देन लंग्स के एल्वियोलाई हैं। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम अगर आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंड अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो इसमें से कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सिलेबस में इस वक्त शामिल हैं, सारे के सारे नहीं हैं। और सबसे पहला इसमें आ जाता है कैंसर। कैंसर आपको पता है कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जिस कैंसर की हम बात कर रहे हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का या लंग्स का कैंसर है। अब ये कैंसर जो है एक्सक्यूज़ मी, इसकी रीजंस क्या बनती हैं कि जो लंग्स का कैंसर है या रेस्पिरेटरी ट्रैक का कैंसर है, इसकी बेसिक रीज़न जो है अनहेल्दी एयर। ये अनहेल्दी एयर कौन सी होती है? जिसमें स्मोक हो या दूसरे केमिकल्स के पोल्यूटेंट्स हों। केमिकल्स के पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं? ये जो फैक्ट्रीज़ की चिमनीज़ हैं, लेदर की फैक्ट्रीज़ हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो इनकी चिमनीज़ होती हैं उनमें से स्मोक के साथ साथ, कार्बन के साथ साथ बहुत से केमिकल के पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हवा में शामिल होते हैं। और जो लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जिसमें कि स्मोक ज़्यादा होता है या इस तरह के पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो लोग लंग्स कैंसर में या रेस्पिरेटरी ट्रैक के कैंसर में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अब ये कि जो लंग्स का कैंसर है इसको कार्सिनोमा भी कहा जाता है। अब ये कार्सिनोमा जो है ये चीज़ क्या है? ये एक ट्यूमर है। और कैसी ट्यूमर? मेलिग्नेंट ट्यूमर किसको कहते हैं? जो कि लोकलाइज नहीं होती, इसकी ब्रांचेस होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसकी रूट्स हैं या इसकी जड़ें हैं कि लोकलाइज नहीं है, एक जगह पे नहीं है, फैली हुई है। इसकी ब्रांचेस जो हैं बहुत ज़्यादा कि अगर इसको रिमूव एक जगह पे हो तो उसको रिमूव करना इजी होता है। जब इसकी ब्रांचेस हों और दूर दूर तक गई हुई हों तो उसको हटाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है और ये अनलिमिटेड एरिया तक फैली हुई होती है। और इसमें ये कि ये सिस्टम्स को डिस्टर्ब करती है। किसके सिस्टम्स को? लंग्स के सिस्टम को। अब लंग्स का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं कि होता कैसे है। हमने क्लास में बात की थी कि जस्ट लाइक अ स्पंज, कि स्पंज में जिस तरह से छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, इसमें भी उसी तरह से एयर सैक्स होते हैं विच आर नोन एज अल्वियोलाई। और हर एक सैक जो है वो अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होना है। तो अगर कुछ सैक्स जो हैं वो अपना काम करना छोड़ देंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा कि इनकी जो एक्टिविटी है लंग्स की वो मुतासिर होगी। अब आप देखें कि लंग्स का जो साइज़ है उसमें से कुछ साइज़ या आप कह सकते हैं कि 1/3 या 3/4 या 1/10 भी आप कह लें कि ये लंग्स हैं। ये एरिया फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि 2 लंग्स हैं, इसमें से एक जो है यहाँ पे ट्यूमर बन गया है और ट्यूमर जो है उसकी ब्रांचेस भी जा रही हैं। तो वो ट्यूमर जो है इसमें इतना एरिया जो है वो लंग का इनएक्टिव हो जाएगा। और ये दोनों ही लंग्स जो हैं जितने अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ये ह्यूमन बॉडी के लिए इनका एक एक अल्वियोलाई इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ जो सारे के सारे अगर काम करना छोड़ देंगे तो दैट रिज़ल्ट सडन डेथ। लेकिन अगर कुछ पोर्शन भी इसका काम करना छोड़ेगा तो क्या होगा? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी तो लाइफ जो है दैट विल बी ट्रबलसम, वेरी अनईजी, बहुत तकलीफ़ दे हो जाएगा कि ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब ये कि आपने देखा कि ये लंग कैंसर है क्या? इसमें लंग्स अपना काम करना छोड़ रहे हैं, लंग्स के सेल्स जो हैं उनकी डेथ हो रही है और बहुत इनका एरिया जो है वो ऑक्लूड हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है।
और ये सब चीज़ें जो हैं वो किन एरियाज़ में हो रही हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं जहाँ पे कि स्मोक और एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब ये देखें कि इसमें एक चीज़ आ जाती है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसा स्मोक है जो इंसान खुद अपने अंदर लेके जा रहा है, एटमॉस्फेयर में नहीं है। ये इंसान खुद अपने आप से दुश्मनी करते हुए अपने अंदर उस स्मोक को लेके जा रहा है, जिसने जाके इसके लंग्स को डैमेज करना है। तो 90% जो लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं उसमें से 90% जो हैं वो स्मोकिंग की वजह से उनको कैंसर होता है, क्योंकि जो इसके टोबैको का जो स्मोक है उसमें मोर देन 10 कंपाउंड्स जो हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉज करते हैं। सो इट्स वेरी हार्मफुल, वेरी डेंजरस। और जो शख्स इनहेल कर रहा है उसमें तो ये कैंसर ना भी करे तो लेकिन कोई ना कोई ये लंग्स को नुकसान ज़रूर पहुंच जाता है। लेकिन इसके सराउंडिंग में जो लोग बैठते हैं, इसके साथ जो लोग उठते बैठते हैं, इसके घर में जो लोग हैं, कि अगर कोई शख्स जो है स्मोकिंग करता है तो उसके जो घर में उसके बच्चे हैं वो भी उससे मुतासिर उस स्मोक से होते हैं। तो ये एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। जो भी कोई करता हो उसको जो है वो जल्दी से जल्दी इसको छोड़ना चाहिए। और ये इसमें कोई मुश्किल नहीं होता, ये सिर्फ इंसान की विल पावर की ज़रूरत होती है कि इंसान जो है वो ये सोच ले कि ये एक चीज़ है, मैंने इसको छोड़ना है तो छोड़ना है। कि डॉक्टर कहे या ना कहे, डॉक्टर तो हमेशा कहते ही हैं, और सिगरेट के पैकेट के पे भी लिखा होता है कि इसके कितने नुकसानात हैं। उसके बावजूद भी जो लोग इसके यूज़ टू हो चुके होते हैं, जब उनको इसके नुकसानात का पता चलता है तो वो उनकी विल पावर अपनी अगर स्ट्रॉन्ग कर लें तो इसको वो एडवांस भी छोड़ सकते हैं। एडवांस ना छोड़ें तो स्लोली एंड ग्रेजुअली छोड़ सकते हैं। तो इसको छोड़ना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक बच्चों की बात होती है, बच्चों को हम क्या बात कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से और अपना राइट रखते हुए पेरेंट्स को बहुत सी बातों के लिए कन्विंस कर सकते हैं। जब अपने लिए कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए या किसी जगह पे एडमिशन लेने के लिए या कोई भी अपना मुतालबा मनवाने के लिए बच्चे जो हैं पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, तो ये एक बैड हैबिट अगर किसी के पेरेंट्स में हो तो उसको भी बच्चे इंसिस्ट करके ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है जी, बच्चे जो हैं वो एक ऐसा गिफ्ट है अल्लाह ताला का जो इंसान से बड़े पॉजिटिव काम बड़े अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। तो सब बच्चे, अगर किसी के पेरेंट्स में कोई ऐसी चीज़ है कि कोई स्मोकिंग करता है तो गुस्से से नहीं, लड़के नहीं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ इस काम को बच्चे जो हैं आप लोग करवा सकते हैं, क्योंकि ये ख़तरनाक है, ये ज़िंदगी का ख़तरा है कि आज जो नेमत वालिदैन की आपके पास है वो एक छोटी सी गफलत, एक कोताही, एक गलत आदत स्मोकिंग की वजह से वो आपके पास ना रहे तो ये तसव्वुर ही जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं ये काम अपने पेरेंट्स से करवा सकते हैं। अच्छा, स्मोकिंग के अलावा हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि जिनकी जॉब्स की नौयत ऐसी है कि रोज़गार अल्लाह ताला ने जहाँ से लिखा होता है वहीं से देना होता है, कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे कि स्मोकी एयर बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो क्या करेंगे? वो ख़ुद को मौत के मुंह में रहने दें या अपने लिए ये कि वो रोज़गार छोड़ के किसी और रोज़गार की तलाश में चले जाएं, क्या करें? तो देखें, अब तो बेहतरीन सलूशन सबके सामने है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर बंदे ने मास्क लगाया हुआ है। मास्क की भी डिफरेंट वैरायटीज़ सामने हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। तो ये जब तक वहाँ पे ऐसी जगहों पर काम करना है तो मास्क को लाजमी जो है वो अपना यूनिफॉर्म का पार्ट बना लें कि इसके बग़ैर काम करना ही नहीं है, ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने इंसान पे जो ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं ना, उसमें से एक अपनी ज़ात का ख्याल रखना भी है कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन साख्त के साथ पैदा कर दिया, हाथ पाँव पूरे दे दिए, सोचने समझने की सलाहियत दे दी, इंटरनल ऑर्गन्स दे दिए, लंग्स बहुत अच्छे दे दिए। अब इन लंग्स की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास, तो इनकी हमने हिफाजत करनी है। स्मोकिंग हमने नहीं करनी। अगर हमारी जॉब की नौयत ऐसी है कि बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है,
रेस्पिरेटरी ट्रैक में, या चौक, अब तो चौक ख़त्म हो गया, मार्कर बोर्ड्स, वाइट बोर्ड हर जगह आ गए हैं। जब कभी चौक्स होते थे तो चौक का डस्ट जो है ये भी लंग्स में जाके जमना शुरू हो जाता था, स्पेशली जो मैथ्स की तरह के सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। और इसके अलावा जो स्मोक है इससे भी हमने बचाना है, तो इसके लिए मास्क और अच्छा वाला मास्क जो है वो यूज़ करें ताकि ये स्मोक जो है लंग्स तक पहुंच के उनको नुकसान ना पहुंचाए। दैट्स इट विद द कैंसर। और ये एक स्मोक जो है वो एक ऐसी चीज़ है, स्मोक या जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, कि ना सिर्फ कैंसर बल्कि जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं लंग्स के साथ उस पर ये असरअंदाज होते हैं। इसलिए इनसे बचना जो है वो लंग्स को सेहतमंद रखने के लिए लाजमी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं टीबी। अब टीबी आप तसव्वुर करें, टीबी किसको कहा जाता है। टीबी के साथ ही जो है हमारे जहन में एक तस्वीर बनती है कि ये फेफड़ों की कोई बीमारी है। ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक जो है ग्रुप है बीमारियों का जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया जो है ये एक बैक्टीरिया नहीं है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। इनका क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये बैक्टीरिया जो हैं जब बॉडी में कहीं भी अटैक कर दें तो वहाँ पे ये टीबी कॉज करते हैं। अक्सर आप सुने कुछ लोग कहते हैं कि जी आंतों की टीबी है या कोई और टीबी है, तो हम कहते हैं कि पागलों जैसी बात है कि टीबी तो है ही फेफड़ों की बीमारी, तो आंतों की टीबी कहाँ से आ गई। तो टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया का ग्रुप कॉज कर रहा है। ये फेफड़ों के अलावा भी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकती है, लेकिन मोस्टली कॉमन अकरिंग जो है ज़्यादा जो सोसाइटी में लोगों को होती है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो कि लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ रिलेटेड हो, दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। कि जब ये बैक्टीरिया लंग्स पर अटैक करेंगे, इन बैक्टीरिया की एक टाइप लंग्स पर अटैक करेगी और लंग्स में ये डिज़ीज़ कॉज कर देगी। क्यों डिज़ीज़ कॉज करेगी? क्योंकि लंग्स की इंटरनल लाइनिंग्स जो हैं उनको ये डैमेज करना शुरू कर देगी, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा? कफ एंड फीवर। और अगर इसको इन टाइम जो है ट्रीट ना करवाया जाए तो कफ इतनी बढ़ जाती है कि कफ के साथ ब्लड आने लग जाता है। वो ब्लड क्यों आता है? क्योंकि लंग्स की अल्वियोलाई की दीवारें टूट रही होती हैं और इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो रही होती हैं। उसकी वजह से जब कफ होती है तो इंटरनल एयर प्रेशर के साथ बाहर आती है, तो साथ में जो ब्लड की लीकेज हो रही होती है वो भी कफ के साथ बाहर आती है। अब ये बीमारी जो है अक्सर होती है पुअर पीपल में, गरीब लोगों में। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है क्योंकि बीमारी तो ये बैक्टीरिया से है। तो ये बैक्टीरिया अच्छा काम कब करता है? जब इसको ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे कि मॉल न्यूट्रिशन हो और पुअर लिविंग कंडीशन हो। ऐसे इंसान के लंग्स जिनमें के जो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हों। अब देखें, ग़िज़ाइयत की कमी जो है वो सिर्फ भूख को कॉज नहीं करती, बल्कि क्या करती है? इंसान की इम्यूनिटी को भी। ये देखें, कोरोना ने आप लोगों को, हम सब को बहुत ज़्यादा एजुकेटेड कर दिया है। इम्यूनिटी अब बंदा जानता है। पहले सिर्फ बायो वाले लोगों को पता होता था इम्यूनिटी क्या है, अब हर शख्स को पता है कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। ये इंसान की कैपेसिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। तो जो इंसान की डाइट अच्छी होती है उसमें कैपेसिटी होती है कि वो न्यूट्रिशन जो है वो उसकी न्यूट्रिशन अच्छी है, डाइट अच्छी है, तो वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो ये बीमारी जो है ये पुअर लोगों की बीमारी है कि अगर इसमें जो ग़िज़ाइयत की कमी है तो वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ये लोगों को बीमार कर देते हैं। एक ज़माना था कि टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन अब चूँकि इसकी तशख़ीस हो चुकी है, इसकी रीज़न पता चल चुकी है, बीमारी का सबब हमें पता है और उसका क्योर भी है कि उस बैक्टीरिया को लंग्स में से ख़त्म कर दें तो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप देखें कि अक्सर एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। कोरोना की बात भी हम साथ साथ ज़रूर करते हैं क्योंकि ये एक करंट इशू है। अक्सर विद एक्सेप्शनल केसेस आप देखते हैं कि कोरोना जो है वो अमीर लोगों में हो रहा है, गरीब लोगों में कोई नहीं हो रहा।
और बल्कि ये कि सोशल मीडिया पे बड़ी इस चीज़ पे डिस्कशन भी हो रही है कि ये तो अमीरों की बीमारी है। अमीरों या गरीबों की इसमें तखसीस हम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसको बचा ले। बात इसमें वही है कि आजकल जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है उसकी डाइट कैसी है, फ़ास्ट फूड, बर्गर्स, प्रोसेस्ड फूड, KNN, तैयार मसाले, प्रिज़र्व फूड, कैंड फूड, ये इन सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये बॉडी का जो सेल्फ इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको अपने साथ बिज़ी कर लेती हैं। तो जब कोरोना वायरस बॉडी में एंटर होता है तो उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम उसको वीक मिलता है, बड़ा अच्छा काम करता है, वो बीमार कर देता है। अब कोई शख्स अमीर हो या गरीब हो, डिपेंड करता है कि उसकी फ़ूड कैसी है। अगर उसकी फ़ूड जो है वो इन चीज़ों से बची हुई है जिसका हमने ज़िक्र किया, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स वाली फूड्स आ जाती हैं, डब्बों में बंद फूड्स जो हैं या बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो KNN की लाए और गर्म करके बस उनको खा लिया, फ़ास्ट फूड खा ली, बेकरी की चीज़ें खा ली, ये सब चीज़ें जो हैं इम्यूनिटी को ख़त्म कर रही हैं। बनास्पति घी है, क्लास में भी हमने इसके लिए बात की थी कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो कोई अमीर हो या गरीब हो, जितना वो नेचर के करीब रहता है, नेचुरल फूड्स को यूज़ करता है जिनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती, नेचुरल ऑयल्स जो हैं, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, मकई का तेल, जैतून का तेल, वो फूड में इस्तेमाल होते हैं। ये जो रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं, डालडा और दूसरे तीसरे बनास्पति घी, ये यूज़ नहीं होते, देसी घी यूज़ होता है। आटा आप देखें कि मैदे की बजाय प्योर चक्की का छान वाला आटा इस्तेमाल होता है। और ताज़े घर के पके हुए खाने जिसमें कोई शान मसाले, बिरयानी निहारी मसाले नहीं डले हुए होते, साफ़ सुथरे ज़ीरा साबुत धनिया डाला, दालचीनी डाली, लौंग डाले, नेचुरल मसाले डाले, तो ये वाले जो खाने हैं ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल होते हैं। और ऐसी चीज़ें जो लोग नेचर के करीब रहते हैं, चाहे उनके पास पैसे ज़्यादा हों या कम हों, वो कोरोना से अल्लाह ताला की ज़ात उनको महफूज रखती है। पहली बात यह है, अल्लाह ताला की ज़ात जिस पर चाहे जितना अपना फ़ज़ल करे, लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित शुदा है कि जो लोग जितना ज़्यादा नेचुरल फूड्स के पास रहते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी। प्लस इसमें एक और चीज़ है, एक्सरसाइज। ये एक क्रिकेटर है पुराना, वो क्या कहता है, ये रावलपिंडी का गालबन शोएब अख्तर उसका नाम है, वो कह रहे जी आप अपने फेफड़ों को फेंटा लगाएं। फेफड़ों को फेंटा लगाने से क्या मुराद है कि मैक्सिमम एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखें ताकि लंग्स जो हैं वो आपके एक्टिवली काम करते रहें। इससे क्या होता है कि जिस चीज़ की जितनी एक्सरसाइज होती है वो उतना ही अच्छा काम करती है। तो ये हेल्दी डाइट के साथ साथ वॉक करना, एक्सरसाइज करना, इससे भी जहां आप बहुत सी दूसरी बीमारियों से बचते हैं, कोरोना से भी आप बच जाते हैं। तो ये बातें जो हैं ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूफ शुदा हैं। और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि वो रिसर्च करे, स्टडी करे। और ये अल्लाह ताला के कहने पर जो हम मुसलमान साइंटिस्ट हैं, जो मुसलमान जहन हैं, वो इस चीज़ पर काम करते हैं, इस चीज़ को वर्कआउट करते हैं और नतीजे निकालते हैं। बाकी ये कि सुपरविज़न और इक़्तिदार आला की ज़ात जो है, वो मालिक जो है अल्लाह ताला की ज़ात है। जब जिस पर चाहे अपना करम करे, जिसको चाहे नवाज दे, जो चाहे जिसकी दुआ कबूल करे, उसके निज़ाम में किसी का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, दुआ का बहुत अमल दखल है कि दुआ जो है वो इंसान को बहुत सारी बलाओं से महफूज रखती है। अपने लिए भी दुआ किया करें, बाकी सब के लिए भी दुआ किया करें। तो वी कम टू द पॉइंट, टू द नेक्स्ट डिजीज़, दैट इज़ एस्थमा। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दमे की बीमारी। अब दमा जो है, आप अक्सर सुनते हैं कि जिस किसी को दमा है वो हर वक्त बीमार नहीं रहता। ये कैसा होता है, ये दौरों की शक्ल में, फिट्स की फॉर्म में होता है कि नॉर्मल इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अचानक से उसको फिट्स पड़ते हैं, उसको दौरा पड़ता है कि उसका सांस उखड़ने लग जाता है। तो उसका सांस जो है वो उखड़ने लग जाता है, उसकी ब्रीदिंग जो है वो हार्ड हो जाती है। और उसके साथ साथ जो है कुछ अरसे के बाद फिर ये कि उसको आराम आ जाता है। मेडिकेशन जो उसको डॉक्टर ने बताई हुई होती है, कुछ स्प्रेज होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो लेता है, वो ठीक हो जाता है। और ये जो रिलीफ़ का पीरियड है ये डिपेंड करता है कि ये कुछ दिन हो, कुछ महीने हो,
साल हो, कि किसी को बीमारी की शिद्दत कितनी है, कि रोज़ उसको दौरा पड़ता है या महीने बाद पड़ता है या 6 महीने बाद पड़ता है, ये हर किसी में डिफरेंट है, पेशेंट्स में होता है। और ये इसकी जो रीज़न बनती है, इसकी रीज़न जो है वो डिफरेंट एलर्जीज़, इसमें पॉलन एनर्जी होती है, स्पोर्ट्स की एनर्जी होती है, कोल्ड की एलर्जी, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, डस्ट, ये सब चीज़ें जो है इन एलर्जीज़ को कॉज करती हैं, जो कि अस्थमा का बायस बनते हैं। और ये अस्थमा जो है ये ख़ुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है और दौरों की शक्ल में रहता है। और इसे होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल ब्रोंकियोल ट्यूब्स, कि ये चीज़ें, इनमें से कोई भी, पॉलन हो, स्पोर्स हो, ठंड हो, ह्यूमिडिटी हो, पोल्यूशन हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये चीज़ें ब्रोंकियोल ट्यूब्स को इफ़ेक्ट करती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो एयर को लंग्स तक नहीं पहुंचने देती, अंदर की एयर को बाहर नहीं आने देती, जिससे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। तो इससे क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जो हैं वो भी रिलीज़ होते हैं, हिस्टामाइंस इनको कहा जाता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, जो कि ब्रोंकियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह बनते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसमें जो पेशेंट है उसने डॉक्टर के पास जाके अपनी पूरी तशख़ीस करवानी है, उसने चेकआउट करवाना है कि उसकी एलर्जी की रीज़न क्या है, फिर उस चीज़ से ख़ुद को बचाना है ताकि मैक्सिमम जो है उसका अस्थमा का अटैक जो है वो कम हो। आप ये देखें कि अस्थमा के मरीज़ जो हैं अचानक से उन पे इतना अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ये कि इतना सख्त अटैक होता है कि वो वहीं पे बैठे बैठे उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये कि इसका ख़्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं ज़रा से भी जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, कहीं भी ज़रा भी चांस है कि वहाँ पे पॉलन्स हो सकते हैं या स्पोर्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे मत जाएं। जाना है तो पूरा अपना बंदोबस्त करके मास्क वगैरह पहन के जाएं, ताकि आपको वो चीज़ जो है वो नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है जी, ये इतनी ही 3 ही बीमारियाँ आपके सिलेबस में हैं, चौथी इस वक्त आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है वो है जी रोल ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक पिगमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन। उसका रोल भी जो है वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कैरी करके लंग्स से मसल्स तक लेके आएगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड 20% जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की शेप में बॉडी मसल से, टिश्यू से लंग्स तक लेके आएगा। ये है जी इसका हीमोग्लोबिन का रोल, जो कि तमाम ह्यूमन के साथ साथ बहुत से जो रेड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनमें भी ये अपना रोल जो है वो प्ले करता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ह्यूमन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को 75 टाइम्स तक कैरी करके रखता है। और बाकी जो है इसके अलावा दूसरा एक जो इसमें है इसका पिगमेंट, दूसरा पिगमेंट जो कि इसके साथ हेल्पफुल होता है हीमोग्लोबिन के साथ, दैट इज़ मायोग्लोबिन। तो ये मायोग्लोबिन जो है ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, इसका मॉलिक्यूल जो है, लेकिन इसमें जैसे आपने हीमोग्लोबिन में देखा कि 4 चेन्स हैं किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो मायोग्लोबिन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अटैच होती है हीम ग्रुप के साथ। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें आयरन कंटेनिंग एक रिंग का स्ट्रक्चर है जिसके साथ ये बाउंड होती है। और मायोग्लोबिन जो है ये होती कहाँ पे है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द मसल्स, बॉडी के मसल्स में ये प्रेजेंट होती है। और ये एक तरह से कैरियर का काम करती है कि हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है उसको ये कैरी करके मसल्स में एक एक सेल तक पहुंच जाती है। और इसकी जो कैपेसिटी है ना मायोग्लोबिन की टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन, दैट इज़ मच मोर हायर एज़ कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन। फौरी तौर पे जहन में ये बात आती है कि फिर हीमोग्लोबिन के साथ ये क्यों काम नहीं करती कि ये कैरी करे, ये ब्लड के अंदर नहीं है, ये मसल्स में है। ब्लड के अंदर ट्रैवलिंग का काम जो है वो हीमोग्लोबिन कर सकती है, मायोग्लोबिन नहीं कर सकती। तो मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स के अंदर है, वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करती है। हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल में सर्कुलेट होती हुई पूरी बॉडी में अपना काम करती है। इसके बाद जी जो लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर में वो है लंग की कैपेसिटीज़। अब लंग आप देखें कि जब किसी स्पंज को आप फ्लैट कर देते हैं
तो उसका हुजम बहुत कम, उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब उसके अंदर आप एयर को फिल होने की परमिशन देते हैं तो उसका वॉल्यूम मैनी टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। सेम इज़ द सिचुएशन विद द लंग्स, कि अगर लंग्स जो हैं उनको फुली इन्फ्लेट कर दिया जाए, पूरी की पूरी इनमें से हवा निकाल दी जाए, तो इनका हुजम जो है बिल्कुल एक पतले से शॉपिंग बैग की तरह, लिफाफे की तरह से हो जाएगा, जैसे मसल्स का बना हुआ एक बैग होता है। लेकिन ये कि ये फुली जो है एम्प्टी होते नहीं हैं, इनके अंदर जो है एयर मौजूद रहती है। दैट्स वाई इनका वॉल्यूम, इनका हुजम जो है वो आपको नज़र आता है। तो इसमें ये कि अगर फुली इनको इन्फ्लेट कर दिया जाए, इनमें हवा भर दी जाए, तो इनमें 5 लीटर ऑफ द एयर जो है वो भर जाती है। और जब नॉर्मली हम रेस्ट की फॉर्म में हों या सोए हुए हों तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो चल रहा होता है। तो जितनी एयर एक्सचेंज होती है वो कितनी होती है, ओनली अबाउट हाफ अ लीटर, सिर्फ हाफ लीटर जो है वो एयर एक्सचेंज होती है। वॉल्यूम ऑफ द एयर जो कि लंग्स के अंदर जा रहा है और जो कि एक्सपेल हो रहा है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो कितना होता है, 3.5 लीटर। टोटल लंग्स के अंदर कितनी एयर हो गई, 5 लीटर। जब रेस्टिंग फॉर्म में या स्लीपिंग फॉर्म में है तो 0.5 लीटर एयर एक्सचेंज हो रही है। और जब मैक्सिमम एक्सरसाइज की फॉर्म में है, जितनी बॉडी की कैपेसिटी है, तो इसमें जितनी एयर एक्सचेंज हो सकती है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे एक्सचेंज होती है। वो कितनी होती है, 3.5 लीटर। उस वक्त भी 5 में से 3.5 आप माइनस कर दें तो 1.5 लीटर जो एयर है वो लंग्स के अंदर मौजूद रहती है। कि लंग्स कभी भी टोटली फ्लैट नहीं होते, मिनिमम जो उनमें एयर रहती है 1.5 लीटर रहती है। जब हम समझते हैं कि हमने एक्सहेल करके भागते हुए तेज़ी से हमने पूरी की पूरी अपनी हवा बाहर लंग्स में से निकाल दी है, उस वक्त भी इसमें 1.5 लीटर जो है वो मौजूद रहती है और इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर देखें कि ये वही बात आती है, खुदा की कुदरत पे हमारा जहन जो है हो जाता है कि अगर पूरी की पूरी एयर को एक्सपेल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होगा कि लंग्स की जो अल्वियोलाई की दीवारें हैं जो इस तरह से मौजूद हैं, जब फुल उनमें हवा है तो वो इस तरह से हैं, हवा कम होगी तो इस तरह से फासला उनमें मौजूद रहेगा। जब हवा बिल्कुल निकाल देंगे तो ऐसे आपस में चिपक जाएंगी, मॉइस्ट होंगी, वो चिपकी ही रहेंगी, वो अलग अलग फिर नहीं हो सकेंगी, लंग्स काम करना छोड़ देंगे। तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि 1.5 लीटर्स जो है वो हर वक्त जो है एयर लंग्स में मौजूद रहती है। उसके बाद जी एक और बात क्या है कि जब हम नॉर्मली रेस्ट की फॉर्म में हों तो अपना आप रेस्पिरेशन का टाइम काउंट करके देखें कि आप अपनी वॉच जो है उस पर से देख लें कि 1 मिनट में आपने कितनी दफ़ा सांस लिया है। आप गिनेंगे तो 15 से 20 मरतबा सांस लेते हैं। ये आपकी एज में या हमारी एज में ऐसे ही है, लेकिन बहुत छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। किसी बेबी को कभी आप उठा के देखें, उसका सांस जो है वो बहुत तेज़ चल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू योर्स। वो क्यों? क्योंकि उनमें अभी ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनका रेस्पिरेशन का रेट जो है ज़्यादा है उनको, और लंग्स का साइज़ अभी छोटा है, ये बात भी है। तो उनमें ज़्यादा जल्दी उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए, इसलिए उनमें हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है, उनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का टाइम जो है वो भी ज़्यादा होता है। इसी तरह से जो बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं वो कभी खुदा न खास्ता ऐसा भी फील होता है कि उनका सांस जो है वो इतना स्लो चल रहा होता है कि जो पास बैठे हुए लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे इनका सांस के रुक ही ना गया हो। लेकिन चूँकि उनमें ग्रोथ का प्रोसेस जो है वो रुक चुका होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही स्लो हो चुकी होती हैं, तो इसलिए उनमें जो लंग्स जो हैं वो काम कर कर के बेचारे वो भी बूढ़े हो चुके होते हैं, तो उनमें रेस्पिरेशन का रेट जो है वो बहुत स्लो हो चुका होता है। तो ये तो बात है नॉर्मल उसकी रेस्ट के टाइम की। अब यही आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप कहीं से भाग के आए हैं, दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़े हैं, उतरे हैं, दरवाज़ा खोलने गए हैं, किसी ने अम्मी ने अब्बू ने बुलाया है, भाग के गए हैं, तो आपका सांस फूल जाता है। सांस फूला हुआ किसको कहते हैं?
कि तेज़ तेज़ बार बार सांस आ रहा है, नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा दफ़ा आप सांस ले रहे हैं, इसी को कहते हैं सांस का फूलना। तो ये जो फूला हुआ सांस होता है वो भी 30 टाइम्स पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 30-32 तक, इससे ज़्यादा वो नहीं होता। क्योंकि इसमें जो है सांस क्यों फूलता है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, बॉडी की एनर्जी लगी है। वो एनर्जी किससे बनी है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस ने पूरी की है। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन यूज़ हुई है, कहाँ से गई है, लंग्स से गई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, वापस लंग्स में आई है। तो ये तेज़ी से ऑक्सीजन का पहुंचना, कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से वापस आना, ये कब पॉसिबल होगा, अगर तेज़ी से ब्रीदिंग का प्रोसेस चलेगा, जिसको डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग कहा जाता है। कि एक्सरसाइज के टाइम पे या रनिंग के टाइम पे डीप एंड फास्ट ब्रीदिंग होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर एक्सचेंज होती है, मैक्सिमम इनटेक और मैक्सिमम जो है वो एक्सहेल होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देखें कि ये एक चार्ट बना हुआ है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन का रेशो जो है दिया हुआ है उस एयर में जो कि इनहेल होती है, और कंपेयर किया हुआ है उसको उस एयर से जो कि एक्सहेल होती है। ये अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही है। सबसे पहली चीज़ क्या है, ऑक्सीजन का रेशो। जो बाहर फ़ज़ा है, जो जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो जो है वो 21% है। सो जब ये इनहेल होगी तो इसमें ऑक्सीजन का रेशो 21% आएगा। अब जब ये एक्सहेल होगी, लंग्स के अंदर इसका में से जो है 5% इसकी ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा, 16% इसके अंदर ही रहेगी, सारी की सारी नहीं लंग्स ले सकते हैं, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। तो 5% ले लेंगे, 16% जो है वो रह जाएगी, और 16% जो है एक्सहेल होने वाली एयर में 16% ऑक्सीजन वापस आ जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल जो एयर हो रही है वो कितनी है, वो 0.04 है, और जब वो बाहर आ रही है तो वो कितनी है, 4%। आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऐड हुआ है 4% कार्बन डाइऑक्साइड, जब बॉडी के अंदर वो गई थी तो 0% थी, 0.04 माइनर, और जब बाहर आई है तो 4% हो चुकी है। कि 4% जो है ऑक्सीजन का इसमें परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। अच्छा जी, वाटर वेपर्स कितने हैं, वेरिएबल, ये डिपेंड करता है मौसम पे। मौसम खुश्क है तो उसमें मॉइस्चर कम होगा, अगर बारिश हुई है, मौसम मॉइस्ट है तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है। और जब बाहर आएगा तो ये फुली सैचुरेटेड होगी एयर। वो क्यों फुली सैचुरेटेड होगी, क्योंकि लंग्स के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, और वो वाटर वेपर्स जो हैं जब लंग्स के अंदर से बाहर आते हैं तो एयर के साथ वो वाटर वेपर्स जो हैं बाहर आते हैं, तो एयर जो है वो सैचुरेटेड। अब नाइट्रोजन को यहाँ पे क्यों दिया है, ये बताने के लिए दिया है कि नाइट्रोजन का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। जैसी एयर नाइट्रोजन अंदर लेके गई थी वैसे ही बाहर लेके आई है। ये अंदर गई क्यों थी, क्योंकि जो हमारी नेचुरल एयर जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन है। तो जब एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर रहे सिलेंडर के साथ, हम नेचुरल एयर को कर रहे हैं, उसमें 79% नाइट्रोजन होती है। ये बॉडी के अंदर जाके ना कोई फ़ायदा पहुंचाती है, ना कोई नुकसान पहुंचाती है, एज़ इट इज़ इंटैक्ट ये वापस आ जाती है। ठीक है जी, तो दैट इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। दैट्स इट विद द चैप्टर। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है जी, इतना काफ़ी आज के लिए। इसके बाद ये कि आपका जो है वो नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह ताला कल हम स्टार्ट कर लेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे। कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम यू मे आस्क। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।